जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ और उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे और हमने लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। टुडेज न्यू टॉपिक इज कार्बन रेजिस्टर्स एंड देयर कलर कोड। कार्बन रेजिस्टर्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं। आप लोग गूगल नहीं देखे हैं तो गूगल करके देख लीजिएगा। छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब हाइब्रिड सर्किट्स में लगे रहते हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इफ यू डू द गूगल। तो कार्बन रेजिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर इस तरीके के रेजिस्टर्स होते हैं। सेरेमिक के ऊपर सेरेमिक की कोटिंग होती है, अंदर कार्बन होता है और ये रेजिस्टर जो है ये सर्किट में लगा है होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर। इसकी कुछ ना कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होती है और इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस होती है ये इसके ऊपर कलर के कोडिंग से पता चल जाता है। अब कलर की कोडिंग क्या होती है? कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर 4 रिंग्स होती हैं, मोस्टली 4 रिंग्स होती हैं, नहीं तो 3 तो होती ही हैं। ये जो रिंग होती हैं ये अलग अलग कलर्स की होती हैं और ये जो रिंग होती हैं इनके जो कलर्स होते हैं उन कलर्स से हम कोडिंग का पता लगा लेते हैं या रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अलग अलग कलर क्या शो करते हैं इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक फ्रेज है, एक सेंटेंस टाइप का है। वो है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर ज्यूल्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। B.B. रॉय, देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है आपके रेडी रेफरेंस के लिए। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर ज्यूल्स। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं B स्टैंड्स फॉर ब्लैक, अगेन B स्टैंड्स फॉर ब्राउन, फिर उसके बाद R स्टैंड्स फॉर रेड, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, Y स्टैंड्स फॉर येलो, G ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, ब्रिटेन का B स्टैंड्स फॉर ब्लू, V स्टैंड्स फॉर वायलेट, G स्टैंड्स फॉर अगेन ग्रे, देन W स्टैंड्स फॉर वाइट एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर एट द एंड। ठीक है, अब ब्लैक कलर का मतलब रहेगा 0, ब्राउन का मतलब रहेगा 1, रेड का मतलब या कोडिंग रहेगी 2, ऑरेंज की कोडिंग रहेगी 3। इस तरीके से अलग अलग कोडिंग्स हैं। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। आप चाहें तो B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से याद रख सकते हैं या इन कलर्स को सीक्वेंस में नॉर्मली भी याद रख सकते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ब्लैक का मतलब 0, ब्राउन का मतलब 1, रेड का मतलब 2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये जो काउंटिंग है ये 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया किस कलर का क्या मतलब होता है, किस कलर का क्या नंबर या कोडिंग होती है। वी हैव अंडरस्टूड। अब देखते हैं, कार्बन रेजिस्टर में 4 रिंग्स होती हैं। पहली रिंग जो है ये भी किसी ना किसी कलर की रहेगी, दूसरी रिंग का भी कोई कलर होगा, तीसरी रिंग का भी कोई कलर होगा और चौथी रिंग का भी कोई कलर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहली रिंग है मान लो रेड कलर की, दूसरी रिंग का कलर है ग्रीन, तीसरी रिंग का कलर अगेन ग्रीन या कोई और जो भी कलर, और चौथी रिंग का कलर है गोल्डन, गोल्ड कलर। ठीक है, तो ये क्या शो करेगी? माइंड यू, पहली रिंग जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट को शो करेगी। फर्स्ट रिंग जो है ये फर्स्ट डिजिट को शो करेगी। ठीक है, दूसरी रिंग जो है ये रेजिस्टेंस के सेकंड डिजिट को शो करेगी। दिस इज द सेकंड डिजिट। ठीक है, थर्ड रिंग जो है ये पावर ऑफ 10 को शो करेगी। 10 की पावर में कितना आ रहा है ये शो करेगी। और फोर्थ रिंग जो है ये टॉलरेंस को शो करती है। टॉलरेंस मतलब इसमें कितना वेरिएशन आएगा। ठीक है, मैंने यहां पर लिख कर रखा है गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है। मतलब रेजिस्टेंस में 5% ज्यादा जो वैल्यू आ रही है उससे 5% ज्यादा या 5% कम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, जबकि सिल्वर कलर में ±10% इन द रेजिस्टेंस वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कार्बन रेजिस्टर में चौथी रिंग एब्सेंट है तो इसका मतलब यह है
के जो टॉलरेंस है वो कितनी ली जाएगी, प्लस माइनस 20%। अगर चौथी रिंग एब्सेंट है तो टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस 20% ली जाएगी। अंडरस्टूड? तो चौथी रिंग अगर गोल्डन है तो टॉलरेंस विल बी प्लस माइनस 5%, चौथी रिंग अगर सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, और चौथी रिंग है ही नहीं तो प्लस माइनस 20% विल बी द टॉलरेंस। ओके, तो अब आप लोग खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो कार्बन रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, पहली रिंग है रेड कलर की, रेड का मतलब होता है 2, यानी पहली डिजिट आ गई 2। दूसरी रिंग है ग्रीन कलर की, ग्रीन का मतलब होता है 5, यानी सेकेंड डिजिट, दूसरी रिंग सेकेंड डिजिट को शो करती है, कितना आ गया 25। तीसरी रिंग जो है ये पावर ऑफ 10 को शो करती है, तो इंटू 10 की पावर, तीसरी रिंग का कलर है ग्रीन, ग्रीन का मतलब 5, तो 10 की पावर 5, ठीक है। और चौथी रिंग गोल्डन कलर की है, यानी इसमें वेरिएशन कितना होगा, प्लस माइनस 5%. So what is the value of resistance of this carbon resistor? It's 25 into 10 raised to minus 25 into 10 raised to 5 ohm, जिसमें 5% का वेरिएशन होगा। I think the concept is clear. एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को अब आप ध्यान से देखिएगा, आप खुद ही बहुत आसानी से आंसर्स बता पाएंगे, ठीक है। चलिए पहली रिंग मान लेते हैं, कौन से कलर की है, पहली रिंग है येलो कलर की। दूसरी रिंग कौन से कलर की है, लेट अस टेक ब्लू। तीसरी रिंग जो है ये कौन से कलर की है, ऑरेंज। और चौथी रिंग जो है ये सिल्वर कलर की है। सो व्हाट कैन यू से, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर विल बी, पहली रिंग येलो, येलो का मतलब 4, तो 4। दूसरी रिंग ब्लू, ब्लू का मतलब 6 इनटू तीसरी रिंग जो है वो 10 की पावर को शो करेगी, तीसरी रिंग है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है 3, तो 10 की पावर 3 ओम की इसकी रेजिस्टेंस है। और इसमें वेरिएशन कितना रहेगा, सिल्वर कलर शो कर रहा है, इसका वेरिएशन है प्लस माइनस 10%। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर? इट्स 46 into 10 raised to 3 ओम, प्लस माइनस 10% का वेरिएशन, दैट्स द थिंग। तो इस तरीके से कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स जो है हम कलर की कोडिंग देखकर पहचान सकते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है। ओके, आप लोगों को ये फ्रेज या ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस याद रखें या फ्रेज याद करें, व्हाटएवर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। 0 से काउंटिंग शुरू होती है। Let us switch on to the next topic. The next topic is mechanism of current flow in metallic conductors. Mechanism of current flow in metallic conductors, ठीक है। We all know what are metals. What are metals? Metals are the substance which have free electrons. ठीक है, तो metallic conductors अगर उनकी कंडक्टेंस हाई है तो हम उनको कंडक्टर ही कहेंगे, जैसे कॉपर वायर्स। अगर उनकी कंडक्टेंस लो है तो हम उनको कंडक्टर्स ही कहेंगे, जैसे कॉपर वायर्स। और अगर उनकी कंडक्टेंस हाई है तो हम उनके लिए एक नया वर्ड बोलते हैं, रेजिस्टर्स, राइट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी कंडक्टर को ले ले, वेदर इट इज अ कंडक्टर और अ रेजिस्टर, लाइक दिस, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। इफ इट इज अ मेटालिक कंडक्टर तो क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2-4 होंगे या बहुत सारे होंगे, देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब किसी कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस
से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो प्लस टू माइनस करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, किस तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकैपिचुलेट कर दूंगा आपको, मेटल क्या होता है। मेटल इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते होंगे, सिंस दे आर फ्री, तो वो एक जगह रुके तो रहते नहीं होंगे, दे वुड बी मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं इधर से उधर बहुत फास्ट स्पीड में, ठीक है। और जब वो इधर से उधर मूव करते हैं, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव करता है तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल के अंदर जो आयंस हैं, जिनको हम कर्नल्स भी कहते हैं, उनसे टकराकर अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होता है, या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री मोशन करते हैं, इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, और रैंडम मोशन करते करते ये किससे टकराते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल से या फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और टकराकर अपना रास्ता चेंज करते हैं, फिर भी ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों रैंडम मोशन करते रहते हैं। जवाब आपने क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसमें वहां से आपको हिंट मिल जाएगा जवाब का। आप बताइए, एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रुके रहते हैं एक जगह पर या मोशन करते रहते हैं। एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो एक जगह रुके रहते हैं या मोशन करते रहते हैं। द आंसर इज मोशन करते रहते हैं। कंटिन्यूअस मोशन करते हैं या कभी रुक गए कभी मोशन, दे आर एक्चुअली कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, टकराते टाइम मोमेंटरली रुकते भी हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से एयर के मॉलिक्यूल्स लगातार इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, उसी तरीके से मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लगातार इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मेटल के अंदर और एयर मॉलिक्यूल्स का मोशन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं तो ये किससे टकराते हैं, या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से या मेटल के एटम्स जो कि आयोनिक फॉर्म में आ गए हैं उनसे, ठीक है। जब ये टकराते हैं तो अपना रास्ता चेंज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इनके अंदर ये जो मोशन कर रहे हैं, मोशन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी कहां से आई। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, हम जानते हैं कि हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ हीट होती है, भले ही वो बहुत कम टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस, अगर नेगेटिव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भी मटेरियल में कुछ ना कुछ हीट होती है, ठीक है। ये हीट उसको कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करके अपने कुछ ना कुछ टेम्परेचर को करता है, और उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, उस सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो मोशन कर रहे हैं, तो क्या वो डिसिप्लिन्ड मोशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं, या रैंडम मोशन कर रहे हैं। द आंसर इज रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। स्लो स्पीड से कर रहे हैं या हाई स्पीड से, एक्चुअली दैट स्पीड इज वेरी हाई, ठीक है। काफी हाई स्पीड में ये इधर उधर मोशन करते रहते हैं, पर सबकी स्पीड सेम नहीं होती, किसी की कम किसी की ज्यादा, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कोई टकरा के रुक गया, कोई बहुत फास्ट जा रहा है, कोई बहुत स्लो जा रहा है, कोई मीडियम स्पीड से जा रहा है, पर इन जनरल सबकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी होती है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने के कारण, जिसके कारण वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इस स्पीड को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं, और जब ये मोशन कर रहे हैं तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने के कारण मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी स्पीड, जिस स्पीड से ये मोशन कर रहे हैं, स्पीड को हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। थर्मल क्यों, क्योंकि इन्होंने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और वेलोसिटी आई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमने बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो ये वाला टर्मिनल हो गया प्लस, यहां से दिया, और ये वाला टर्मिनल हो गया माइनस। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये प्लस और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगाएगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर माइनस चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस की तरफ। ठीक है, अब प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू द रैंडम मोशन स्टिल, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उन पर, वो अपना रैंडम मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं, पर फिर भी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ड्रिफ्ट होने लगते हैं मतलब उस तरफ जाने लगते हैं, सरकने लगते हैं। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला था, अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या वो इसी रास्ते पर जाएगा या थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, ऑब्वियसली इट विल गो हियर। और अगर वो इधर पे जाके किसी से टकराता है तो फिर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करके उसको इधर तक पहुंचना था, लेकिन वो कहाँ होगा, इधर, थोड़ा इधर को ड्रिफ्ट होता चला जा रहा है, फिर इधर को ड्रिफ्ट होता चला जाएगा, और फिर यहां से फिर टकरा के फिर इधर कहीं चला जाएगा, फिर इधर कहीं चला जाएगा। दैट मींस इट विल एग्जीक्यूट इट्स रैंडम मोशन, पर रैंडम मोशन करते हुए वो प्लस वाली डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट भी होते चले जाएंगे। ठीक है, जिस स्पीड से वो प्लस की डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होते चले जाते हैं, उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, जब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, उस समय अगर हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बैटरी से कनेक्ट करके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लस की डायरेक्शन में भी धीरे धीरे सरकते चले जाएंगे, रैंडम मोशन करते हुए प्लस की डायरेक्शन में सरकते चले जाएंगे। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट पहले इधर थे तो फिर इधर करने लगेंगे, फिर इधर, फिर इधर, इधर रैंडम मोशन करने लगेंगे, प्लस की डायरेक्शन में थोड़े थोड़े सरकते चले जाएंगे। जिस स्पीड से वो जाते हैं उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, so there are two types of velocities inside a metal, thermal velocity and drift velocity. thermal velocity सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने के कारण, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर रैंडम मोशन कंटिन्यू करते हुए वो प्लस की डायरेक्शन में धीरे धीरे सरकते चले जा रहे हैं, जिस स्पीड से वो प्लस की डायरेक्शन में सरकते हैं उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी से कोलाइड करते हैं। ठीक है, जब वो कोलाइड करते हैं तो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इधर जाकर इससे कोलाइड कर लिया, फिर यहां से निकला इधर से इधर कोलाइड हो गया, फिर इधर, फिर इधर, तो इधर से निकलकर एक कॉलिजन हुआ, फिर इस कॉलिजन के बाद इधर दूसरा कॉलिजन हुआ। ठीक है, दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है, मतलब यहां से निकलकर फिर दूसरे कॉलिजन तक टकराया। ठीक है, तो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को हम कहते हैं फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो उस रिलैक्सेशन टाइम के लिए लगता है हर एक इलेक्ट्रॉन पर। फिर वो टकरा कर फिर इधर जाएगा, तो फिर दूसरे कॉलिजन तक के बीच का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। फिर इधर से इधर तक जाएगा, मान लो यहाँ से इधर तक गया तो फिर इधर पे टकराएगा, तो इन दोनों कॉलिजन्स के बीच का टाइम भी रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो एक के बाद एक जो कॉलिजन हुए उनके बीच का टाइम होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया और टकरा गया, फिर इधर से इधर गया फिर टकराया, तो इसके बीच, इन दोनों कॉलिजन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होगा। जबकि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, फिर इधर से टकरा के इधर फिर से टकरा गया, तो इन दोनों कॉलिजन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम जो है वो सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। रिलैक्सेशन टाइम चेंजेस। ठीक है, कभी किसी का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो उसी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कुछ देर बाद कुछ कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा। सो इट इज ऑल रैंडम, क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कभी भी किसी से भी टकरा सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट।
अब अगर हम पूछे कि इन सब के लिए अगर कोई एक रिलैक्सेशन टाइम दें तो वो क्या देंगे, हम इन सब का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, टाउ से। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसको हम मीन फ्री टाइम भी कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री टाइम and average of all relaxation time is also called mean free time denoted by tau। मेरे ख्याल से अब सारी चीजें समझ में आ गई है, किस तरीके से मेटल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और मीन फ्री टाइम यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये हमने समझ लिया। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आप लोगों को? व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखें जो इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा, उसको हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो v की जगह पर हम यहाँ पर vd लिखेंगे। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब आप ये बताइए कि एक कॉलिजन के बाद जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कॉलिजन की तरफ आगे बढ़ता है तो इन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ता है। जिस स्पीड से वो रैंडम मोशन कर रहा है दैट इज थर्मल वेलोसिटी, हाँ यस थर्मल वेलोसिटी। और जिस स्पीड से वो प्लस की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कॉलिजन करने के बाद उसने ड्रिफ्ट करना बंद कर दिया था, फिर थर्मल वेलोसिटी करते करते वो ड्रिफ्ट होता है। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है 0। एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन करते समय, टकराते समय इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me हो जाएगा। और t की जगह पर, टाइम की जगह पर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मीन फ्री टाइम आ रहा है टाउ, वो लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस f अपॉन m इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है E। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? E। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है अगर हम उसको E कहें, माइनस E कहें, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इट्स माइनस E। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QE यानी माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो यहाँ पर VD हो जाएगा F की जगह पर QE, Q की जगह पर माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो F की जगह पर माइनस E इंटू E हो गया। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। फोर्स का फॉर्मूला है QE, Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसको हमने माइनस E लिखा, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई हुई है? मान लो कैपिटल E, तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी कोई डायरेक्शन होना चाहिए, तो वेक्टोरियली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू माइनस e टाउ अपॉन m, दिस इज द माइनस साइन, दिस इज द वेक्टर। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है? vd और e यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं और माइनस साइन है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं? माइनस टू प्लस, उल्टे डायरेक्शन में। ये यहाँ से शो हो रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? माइनस ई टाउ अपॉन m। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx या E इज इक्वल टू V अपॉन L भी हम लिखते थे। तो इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, कंडक्टर की लेंथ अगर कितनी है L, तो माइनस ई टाउ अपॉन m को लिख सकते हैं। माइनस साइन हम ओमिट कर सकते हैं जब हम स्केलर फॉर्मूला लिख रहे हो, तो माइनस साइन हम ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम माइनस साइन यहाँ पर पुट भी करते हैं तो भी E की जगह पर हम माइनस V अपॉन L लिखेंगे, तो उससे ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ओमिट इट, इट बिकम्स E, कैपिटल E की जगह पर V अपॉन L इंटू M पहले से ही था और यहाँ पर टाउ। तो व्हाट इज अनदर फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? EV टाउ अपॉन ML, दैट इज द फॉर्मूला, ओके। तो आप लोगों को बस बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। v इज इक्वल टू यू प्लस at में v की जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की जगह पर फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और टाइम की जगह पर मीन फ्री टाइम टाउ रखना है। इक्वेशन पुट होगी, इक्वेशन में वैल्यूज पुट होंगी। फोर्स की जगह पर QE वाला फॉर्मूला लगाना है, Q की जगह पर माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो माइनस E टाउ अपॉन M या EV टाउ अपॉन ML, सो सिंपल, ठीक है। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रहा है यानी कि प्लस से माइनस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट कितना होगा डिपेंडिंग ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। The next topic is relation between drift velocity and current, electric current. Relation between drift velocity and electric current, ये हमें समझना है। Let us understand, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, ठीक है। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, समझ में आ रहा है ना। कंडक्टर है ये मेटालिक कंडक्टर, इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोशन कर रहे हैं। अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग अ बैटरी, दिस इज प्लस दिस माइनस, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे वो कितना रहेगा V वोल्ट्स का, तो ये वाला जो है पॉजिटिव साइड हो जाएगा और ये वाला कंडक्टर का नेगेटिव साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्लस टू माइनस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस, दैट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो गई, दैट इज E, ठीक है। अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको कैसे पता लगाएंगे? लेट अस टेक स्मॉल n is the number of electrons per unit volume. इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल n। तो मान लिया कि इसमें हर एक यूनिट वॉल्यूम में, हर एक सेंटीमीटर क्यूब या हर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कैपिटल N। लेट अस टेक कैपिटल N एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल n एंड कैपिटल N? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। कैपिटल N is the total number of electrons inside the conductor. Total number of electrons inside the conductor,
ठीक है, to be very precise. ठीक, so what will be the difference, what is the relation between small n and capital N here? What it should be? Small n और capital N में क्या रिलेशन होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को इस कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल N जो है ये क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सिंस ये कंडक्टर, मान लिया कि एक सिलेंडर है अगर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और लेंथ है एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम? दैट इज ए एल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सिंस हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। ठीक है, अब यहाँ पर Q क्या है? चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कैसे मिलेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E is the fundamental charge, E is the charge on electron। इसकी वैल्यू हमने सीखी थी, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो होगा, टोटल चार्ज, वो कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N, तो चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा? दैट इज NE। यस और नो? अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस से डिनोट कर रहे हैं, माइनस सी, तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, पर लेट्स पुट इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेते ही। तो -n अपॉन टाइम लेना है हमें। सो व्हाट इज द टाइम? क्या आप लोगों को मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? मालूम है। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? L, और स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ठीक है, तो टाइम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी L अपॉन vd। ठीक है, ओके। नाउ I इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? कैपिटल N की जगह पर हम NaL अगर हम लिखें, कैपिटल N की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? NaL। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -NaL इंटू E पहले से ही था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, तो क्या हो जाएगा? Vd अपॉन में क्या आ रहा है? L। L से L क्या हो गया? कैंसिल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? -NeA अब ये माइनस साइन जो है ये क्या शो कर रहा है? वैसे तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, पर फिर भी आप इसको माइनस साइन को क्या शो कर सकते हैं कि यहाँ पर I करंट है और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से उल्टी रहेगी। पर करंट सिंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस साइन ना लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, सो दिस इज the formula for current। ठीक, so what is the formula for, what is the relation between drift velocity and electric current? The relation is I is equal to NeAVd। That's it। You can make the notes by taking the screenshot of it। इसके बाद हम next topic पढ़ेंगे। The next topic is deduction of Ohm's law। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ का हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिड्यूस कर रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं कि कैसे ओम्स लॉ बन रही है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यही फर्स्ट प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनका यूज करके हम ओम्स लॉ को डिड्यूस या डिराइव कर रहे हैं एक प्रकार से। सो लेट अस सी कैसे डिराइव करेंगे।
deduction of Ohm's law. What is the relation between drift velocity and electric current? Relation between Vd and I is equal to क्या होता है, अभी अभी हमने डिराइव किया NEA Vd, ठीक है। लेकिन व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या था वो? ई टाउ अपॉन एन। तो I इज इक्वल टू NEA Vd की जगह पर हम जो अभी फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं। Vd की जगह पर क्या होगा? ई टाउ अपॉन एन, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल ई, राइट। क्या मैं इस कैपिटल ई की जगह पर V अपॉन एल लिख सकता हूँ? कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड L इज द लेंथ, तो इंटू V अपॉन एल लिख सकता हूँ। यस वी कैन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है? एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू V अपॉन एल। क्या मैं इसमें I को इस साइड ले जाऊं और बाकी सारी चीजों को इक्वल के उस साइड ले जाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? V अपॉन I इज इक्वल टू V के डिनोमिनेटर में I ले जा रहा हूँ, बाकी सारी चीजों को इक्वल के उस साइड ले जाऊंगा तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? mn अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, दैट इज V अपॉन I। V अपॉन I इज ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। यहाँ पर m क्या है? ऑब्वियसली इट्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होता है? नो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उसकी लेंथ चेंज होती है क्या? दैट इज ऑल्सो नो। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी चेंज नहीं होगा। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी चेंज नहीं होगा। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो टाउ भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर आल्सो डू नॉट चेंज। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये कांस्टेंट आ रही हैं और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V अपॉन I का रेशियो किसके बराबर आ रहा है? एक कांस्टेंट के बराबर। इस कांस्टेंट को हमने रेजिस्टेंस कहा। इससे हमें मिल जाएगा कि V इज इक्वल टू RI। क्या इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं? This is how we deduce Ohm's law. It's so simple. I is equal to NEA VD में VD की वैल्यू पुट करो और E की जगह पर V upon L रखो, तो V upon I का रेशियो निकालो, that will come out to be a constant, that is resistance, जिससे V is equal to RI, Ohm's law बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, R is equal to ML upon NE square tau A, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ये आ रहा है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। क्या आप लोगों को याद है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला? अगर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है और यहाँ पर आ रहा है बेसिक प्रिंसिपल से R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो वी हैव अगेन डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से हमने एक और चीज सीख ली, द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रेजिस्टिविटी मीन फ्री टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है,
इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर मीन फ्री टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, मीन फ्री टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अब मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन ज्यादा तेजी से करने लगते हैं क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उनको। तो ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे तो दो कॉलिजन्स के बीच में जल्दी जल्दी टकराएंगे तो कॉलिजन्स के बीच का टाइम क्या होता जाएगा, कम, और कॉलिजन्स के बीच का टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी इजीनेस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, पिछली क्लास में बताया था, रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, लेंथ इधर पर आया, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया, तीसरा मैंने आपको कल पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नेचर एंड टेम्परेचर। तो नेचर जो है ये किससे पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से। अलग अलग मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक मेटल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, इसका मतलब उनका नेचर भी अलग अलग है। नेचर किससे पता चल रहा है, एन से। और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, मीन फ्री टाइम, टाउ के कारण। अगर टाउ ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो टाउ कम हो जाएगा, और अगर टाउ कम हो जाएगा तो रो बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो कहा ये आप अगर एक दो बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज माइंड यू, इससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस नेचर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, एक और टॉपिक मुझे पढ़ाना था पर सिंस द टाइम हैज गॉन, तो अब बाकी की चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इन माय नेक्स्ट क्लास। ध्यान से इसको पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।